Dear students, myself Professor Arvind Raja from Bharat Institute of Technology, Meerut. Today I am going to start the transformer. Previously I have explained generated EMF equation of the transformer. Now from generated EMF equation onward, transformer at no load. आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में मैंने एक ट्रांसफार्मर को शो किया हुआ है। ये मैंने कोर को शो किया हुआ है। वाइंडिंग्स हैं N1 एंड N2 मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग. Primary winding is connected with the volt V1 and secondary winding is open circuited. If secondary winding is open circuited, then current flowing through secondary winding, which is I2 equal to 0, because transformer is at no load. अगर सेकेंडरी करंट I2 0 है तो प्राइमरी से जाने वाली करंट I1 की वैल्यू भी, अगर हम आइडियली बात करें तो इट ऑल्सो शुड बी इक्वल टू 0. बट जब हम देख रहे हैं तो ये करंट 0 ना होके स्टिल अभी भी कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है ट्रांसफार्मर, और उस करंट को हम यहाँ पे देखो आई नोट से डिनोट कर रहे हैं. आई नोट का मतलब नो लोड करंट. इट मीन्स ये करंट ट्रांसफार्मर में कहाँ जा रही है, ट्रांसफार्मर इस करंट को क्यों ड्रॉ कर रहा है, जबकि हमारी सेकेंडरी करंट तो 0 है. तो यही इट मीन्स अगर हम देखें तो ये करंट ट्रांसफार्मर के अंदर टू पर्पज़ सॉल्व कर रही है. एक पर्पज़, इस करंट का एक पार्ट इस कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए खर्च हो रहा है. उस कंपोनेंट को हम लोग अभी आगे चल के बताने जा रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. और इसी करंट का एक और दूसरा पार्ट जिसको कि हम नाम देने जा रहे हैं कोर लॉस कंपोनेंट. आप यहाँ पे ध्यान दें, देखें आई नोट इक्वल टू आई मैग्नेटाइजिंग एंड कोर लॉस कंपोनेंट. जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की कोर में ये जो कोर आपको नज़र आ रही है, लॉसेस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कोर लॉस. और ये लॉसेस दो तरह के लॉस से मिलके बने होते हैं, हिस्टैसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस. तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इस नो लोड करंट का जो ये कंपोनेंट है आईसी, इसी को हम लोग बोलते हैं कोर लॉस कंपोनेंट. तो इस तरह से आप देखिए नो लोड करंट इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस कोर लॉस करंट. अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो आप यहाँ क्या देखते हैं कि देखना, ये हमारी क्या है V1 अप्लाइड वोल्टेज. ट्रांसफार्मर इनिशियली एट नो लोड पे हाईली इंडक्टिव लोड की तरह से बिहेव करता है. तो एट नो लोड पे जो जाने वाली करंट है, जो ट्रांसफार्मर करंट ड्रॉ करेगा आई नोट, अगर ये प्योर इंडक्टर होता तो आई नोट V1 से पूरा 90 डिग्री लैग कर रही होती. बट बिकॉज एट नो लोड पे ट्रांसफार्मर एक हाईली इंडक्टिव लोड की तरह से बिहेव कर रहा है, तो आई नोट V1 से एक एंगल थीटा नोट जो लगभग 70 to 80 डिग्री के आसपास है, वहाँ ये करंट ड्रॉ करेगी. तो अब अगर हम देखें तो इस नो लोड करंट के वी कैन डिवाइड टू कंपोनेंट. एक कंपोनेंट ये वाला, इसको हम कह रहे हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट ये जिसको बोल रहे हैं आईसी कोर लॉस कंपोनेंट. और ये एंगल थीटा नोट जो कि आई नोट V1 के साथ बना रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें आईसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई नोट कोस थीटा नोट के. आईसी इक्वल टू आई नोट कोस थीटा नोट. और आई एम की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई नोट साइन थीटा नोट. आई एम की ही डायरेक्शन में हमने फ्लक्स को शो किया है. अगर हम फॉर द टाइम बिंग ये माने कोर हमारी सॉफ्ट आयरन की बनी है, हिस्टैसिस एंगल हमारा कैसा है 0 है, तो जो फाई है फ्लक्स वो आई एम की ही डायरेक्शन में होगा. और हमने अभी पहले जब जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन निकाली थी तो वहाँ पे हमें E1 और E2 की जो वैल्यू मिली थी वो अपने करस्पॉन्डिंग फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करते हुए मिली थी.
तो E1 एंड E2 की जो वैल्यू होंगी वो फ्लक्स से 90 डिग्री यहाँ पे लैग करते हुए। तो ये जो एक फेजर डायग्राम बनाया है हमने, इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर एंड ऐड करें तो हमें यहाँ से एक और रिलेशंस मिलती है, ये वाली रिलेशन। तो आप देखिए कि आई नॉट इक्वल टू अंडर रूट आई एम स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। अब हम बच्चों आपको बताने जा रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। हम इस ट्रांसफार्मर को कैसे एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस को हम लोग R1 से डिनोट करेंगे। इसी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को R2 से डिनोट करेंगे। X1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस। आपको जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया था तो प्राइमरी वाइंडिंग जो फ्लक्स क्रिएट करा था उसने, कुछ फ्लक्स हमारा एयर में लीक हो जा रहा था। तो इट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि सपोज हमारे प्राइमरी में 100 टर्न है, तो लगभग अगर हम ये माने कि अप्रोक्सीमेटली 5 टर्न के इक्वल और यू कैन से 10 टर्न के इक्वल फ्लक्स हमारा एयर में लीक हो गया, तो जो लीकेज फ्लक्स है यानी कि 10 टर्न या 5 टर्न, तो उन टर्न्स की भी कुछ रिएक्टेंस होगी। उसी रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमने X1 का मतलब लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। उसी तरह से जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ से भी जो करंट फ्लो करेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग भी अपना कुछ फ्लक्स बनाएगी और वो फ्लक्स भी हमारा जब एयर में कुछ फ्लक्स लीक होगा तो लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने X2 से डिनोट किया है। यहीं पे हम ध्यान दें तो ये जो RC है हमारा कोर की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और XM क्या है? हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। इन्हीं सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अब हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये एक रेजिस्टेंस है प्राइमरी वाइंडिंग की R1, यहाँ पे एक लीकेज रिएक्टेंस है प्राइमरी वाइंडिंग की X1। आगे चलें तो यहाँ पे अगर हम देखें, अभी हमने जो बात की है कोर रेजिस्टेंस की और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की, तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस दिखाया है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं RC से, कोर रेजिस्टेंस से। और यहीं पे हमने ये एक रिएक्टेंस को शो किया है, क्या है? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। और यहाँ से इस सर्किट को फिर ये कंप्लीट करते हुए इस तरह से ये हमने कोर को रिप्रेजेंट किया है प्राइमरी वाइंडिंग की, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की कोर को रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे एक रिएक्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग की लीकेज रिएक्टेंस, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की हमारी रेजिस्टेंस R2 और ये फिर हमने लोड को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट किया है सोर्स वोल्टेज V1 के साथ। यहाँ पे आप देखें लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमें V2। प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा वो E1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होगा वो E2 है। प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स हमारे N1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स N2 हैं। प्राइमरी वाइंडिंग से जाने वाली करंट हमारी I1 है और जो ट्रांसफार्मर एट नो लोड पे करंट ड्रॉ करता है I नोट, वो वाला कंपोनेंट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और I नोट अभी जब आपने यहाँ ऊपर देखा था कि I नोट किससे मिलके बना था? IM और IC से। तो देखना IM करंट डिवाइड हो जा रही है, फर्दर RC की डायरेक्शन में IC कंपोनेंट फ्लो करने लगता है और IM की डायरेक्शन में IM कंपोनेंट फ्लो करने लगता है यहाँ पे। और अब अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे जो हमने वोल्टेज V1 अप्लाई किया है, V1 वोल्टेज जब यहाँ अप्लाई किया है और यहाँ से जाने वाली करंट कितनी है? I1। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर मैं V1 में से ये वाला ड्रॉप माइनस कर दूँ तो देखो बेटे यहाँ से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? E1 के, या अदर वर्ड्स E1 प्लस ये वाला वोल्टेज ड्रॉप, दिस वोल्टेज ड्रॉप, दैट बिकम इक्वल्स टू V1। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज इक्वेशन लिखी है प्राइमरी की। देखो बेटे जो E1 है वो किसके बराबर है? V1 डैश के। तो V1 डैश प्लस वोल्टेज ड्रॉप कहाँ? प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस R1 में एंड लीकेज रिएक्टेंस X1 में, जो किसके इक्वल हो रहा है? I1
R1 प्लस JX1। तो V1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्योंकि V1 डैश को E1 से रिप्रेजेंट किया है, तो V1 इक्वल टू I1 R1 प्लस JX1 प्लस E1। सिमिलरली अगर आप यहाँ ध्यान दें सेकेंडरी साइड, तो E2 इंड्यूस वोल्टेज है, यहाँ से सेकेंडरी से जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज़ I2। तो यहाँ पे हमारा कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, I2 इंटू R2 प्लस JX2। तो अगर हम E2 में से ये वोल्टेज ड्रॉप माइनस करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा V2 के इक्वल। तो ये बच्चों हमारा एक इक्विवेलेंट डायग्राम होता है ट्रांसफार्मर का, जिससे हम एक ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, इक्विवेलेंट सर्किट से। अभी बेटे हम लोग जानने जा रहे हैं रेफरिंग ऑफ पैरामीटर। मीन्स ये जो हमने सेकेंडरी साइड के जो पैरामीटर हैं कौन कौन से, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R2, लीकेज रिएक्टेंस X2, हम इसको प्राइमरी साइड रेफ़र कर सकते हैं, या ये जो प्राइमरी साइड के जो पैरामीटर हैं R1, X1, RC, XM, हम इनको सेकेंडरी साइड भी ले जा सकते हैं। तो इनको रेफ़र करने के लिए, ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान बना सकें, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं। लेकिन इसको रेफ़र करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने होंगे। तो अभी क्योंकि बेटे आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में बेसिक कोर्स होने के नाते ट्रांसफार्मर आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल्स में ना बताते हुए अभी जस्ट मैं एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ, यूजिंग दैट फार्मूला कि हम सेकेंडरी पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड या प्राइमरी पैरामीटर को सेकेंडरी साइड कैसे रेफ़र करते हैं। ट्रांसफार्मर में एक कॉन्सेप्ट लगता है, पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ दोनों वाइंडिंग्स के इक्वल होते हैं। ये आपने स्टार्टिंग में ही जिस समय ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन इंड्यूस करी थी, तो वहाँ पे आपने देखा था E1/N1 वॉज इक्वल टू 4.44 F5 मैक्सिमम, और उसी तरह से E2/N2 वॉज इक्वल टू 4.44 F5 मैक्सिमम के इक्वल था। तो क्या हुआ था वहाँ से, पर टर्न, तो यहाँ पे पर टर्न वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने रेफरिंग ऑफ पैरामीटर की बात की है। तो रेफरिंग ऑफ पैरामीटर में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम अगर देखें तो हमने क्या किया कि सेकेंडरी पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड रेफ़र कर लिया है। देखो जो सेकेंडरी साइड की यहाँ पे रेजिस्टेंस थी R2 और लीकेज रिएक्टेंस थी क्या X2, उसको भी हम कहाँ ले आए हैं, प्राइमरी साइड। तो जब हम सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड लाते हैं तो हम उसको R2 ना कह के R2 डैश कहने लगते हैं। उसी तरह से लीकेज रिएक्टेंस X2 को X2 ना कह के X2 डैश कहने लगते हैं। और R2 डैश का मतलब है सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। उसी तरह से X2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। तो देखो बेटे हम इधर ले आए हैं इनको, लेकिन अब अगर आप बात करें तो R2 डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे बेटे एक फॉर्मूला देखो, R2 डैश जो होता है हमारा, वो R2 को हमें मल्टीप्लाई करना होता है किससे, N1/N2 के होल स्क्वायर से। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि N2/N1 किसके इक्वल होता है, K के, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के। तो हम इसी को हम कह सकते हैं, इट मीन्स R2/K² भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड X2 डैश भी किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू X2। अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर पहले से प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कितनी है, R1, और एक रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड से भी रेफ़र होके जो आपको मिली है दैट इज़ R2 डैश। तो प्राइमरी साइड की टोटल रेजिस्टेंस जिसको कहने लगते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी साइड, दैट बिकम इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी साइड। सिमिलरली Xe2 लीकेज रिएक्टेंस ऑन प्राइमरी साइड, दैट बिकम इक्वल टू X1 प्लस X2 डैश। X1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग की लीकेज रिएक्टेंस,
एंड X2 डैश क्या है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग की लीकेज रिएक्टेंस विच इज़ रेफर टू प्राइमरी साइड। तो ऐसा करने के बाद अब जो हमें ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम मिलता है एक वो इस तरह से हो जाता है। देखो बेटे, तो हमने अब R1 प्लस R1 डैश को मिला के क्या कह दिया RE1, इसी तरह से X1 प्लस X2 डैश को मिला के क्या कहा XE1, और ये RC आपका पहले की तरह से है, XM आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस बिल्कुल पहले की तरह से है। ट्रांसफार्मर का डायग्राम, यहाँ से जाने वाली करंट I2, I1 डैश, I0 इस तरह से हमारा अब ये हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि प्राइमरी कंपोनेंट्स को जब सेकेंडरी साइड ले जाते हैं तो देखो बेटे, अब हमने इधर प्राइमरी की ये रेस्ट वाइंडिंग, ये कोर, सेकेंडरी वाइंडिंग, अभी क्या हुआ जो प्राइमरी के सारे कंपोनेंट उठ के कहाँ आ चुके हैं सेकेंडरी साइड। तो देखो जो RC था प्राइमरी साइड, XM था प्राइमरी साइड, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी साइड आया तो इसको हमने क्या कहा RC डैश, और इसको क्या कहा XM डैश। और यहाँ पे देखना R2 पहले से हमारी रेजिस्टेंस थी सेकेंडरी साइड की, लेकिन प्राइमरी साइड से हमारी एक रेजिस्टेंस R1 डैश रेफर होके किधर आ गई सेकेंडरी साइड। उसी तरह से लीकेज रिएक्टेंस सेकेंडरी साइड की क्या थी X2, और X1 डैश प्राइमरी साइड की रेफर होके किधर आ गई सेकेंडरी साइड, और लोड हमारा ये कनेक्ट हो गया। लेकिन अब जब हम प्राइमरी पैरामीटर को सेकेंडरी साइड लाते हैं तो क्या होता है देखना, R1 सेकेंडरी साइड आने के बाद क्या हो जाता है R1 डैश। तो अब की बार हमने क्या किया है यहाँ पे देखो भाई N2/N1 का होल स्क्वायर, और क्योंकि आपको पता है क्या बताया था अभी हमने N2/N1 इक्वल टू K, तो यहाँ पे हम बेटे क्या कह सकते हैं R1 इंटू K स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसी तरह से आप देखें तो X1 डैश इसके इक्वल हो जाएगा X1 इंटू N2/N1 के होल स्क्वायर के। तो इक्वलेंट लीकेज रिएक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी X2 प्लस X1 डैश, और सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस इक्वलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी R2 प्लस R1 डैश के। तो अब हम इसी डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ये देखिए। तो R2 प्लस R1 डैश मिलके क्या हो गया आपका RE2, और लीकेज रिएक्टेंस किसके इक्वल हो गया XE2 के, और RC डैश XM, और XM डैश को भी हम किस तरह से डिनोट करेंगे XM इंटू N2/N1 का होल स्क्वायर, और RC डैश किसके बराबर होगा XC इंटू N2/N1 का होल स्क्वायर। बेटे आपको इसको ध्यान रखने के लिए एक चीज़ याद रखो, सपोज करो प्राइमरी XM किधर था प्राइमरी साइड, आपने रेफर किधर किया सेकेंडरी साइड। तो जिस साइड के पैरामीटर सपोज प्राइमरी साइड था उसको हमें कहाँ लेके जाना है सेकेंडरी साइड। तो डिनोमिनेटर में N1, क्योंकि XM किस साइड था प्राइमरी साइड, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होगा N1 प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न। उसी तरह से XC किधर था प्राइमरी साइड, और जब हम इसको लेके कहाँ जा रहे हैं सेकेंडरी साइड रेफर कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में भी आपको क्या मिल रहा है। तो याद रखना जिस साइड से हम लेके जाते हैं उस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स डिनोमिनेटर में रहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि आइदर क्या तो ये रेशो N1/N2 का होल स्क्वायर है, या है ये N1/N2 का। बट कैसे ध्यान रखेंगे, जिस साइड की पैरामीटर हैं उस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स डिनोमिनेटर में होंगे तो वो किधर चला जाएगा सेकेंडरी साइड। ठीक है बेटा, ये रहा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। तो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन होता है हमारा E2 माइनस V2/E2 के। E2 यहाँ पे क्या है इंड्यूस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, कब एट नो लोड पे, और V2 क्या है लोड वोल्ट V2 क्या है फुल लोड वोल्टेज। तो वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग कैसे कहते हैं, इट इज़ ए रेशो ऑफ नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज टू द नॉन लोड वोल्टेज। तो वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करने का तरीका होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज। तो E2 को मैंने यहाँ डिफाइन किया नो लोड वोल्टेज, और V2 क्या है फुल लोड वोल्टेज। और अगर हम बात करें परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की तो यही हो जाता है हमारा
परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन E2 माइनस V2 अपॉन E2 इंटू 100 के। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपसे बात करूँगा ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस एंड एफिशिएंसी की। थैंक यू डियर्स।